मेरे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आखिर झूठे दहेज केस को कैसे खत्म करें, कैसे अपना बचाव करें, कैसे जल्दी से जल्दी झूठे दहेज केस को खत्म करवाएं ताकि हम अपना समय, अपना टाइम, अपना पैसा बचा सके और हम अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर कर सके। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं वीरेंद्र चौहान फ्रॉम शौर्य सॉल्यूशंस। दो कंडीशन की बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, चार्जशीट कोर्ट में पेश हुई नहीं है। चार्जशीट कोर्ट में पेश होने से पहले फर्स्ट कंडीशन, और चार्जशीट कोर्ट में पेश हो गई है सेकंड कंडीशन। ठीक है, चार्जशीट जब कोर्ट में पेश हो जाती है तो ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, तो मैटर कोर्ट में पहुंच जाता है। और चार्जशीट कोर्ट में पेश होती नहीं है, मैटर थाने में होता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। जैसे ही भैया आपकी वाइफ ने आप पर झूठी एफआईआर करवा दी है, ठीक है, आपके पास नोटिस आता है पुलिस वालों का कि भैया आपकी वाइफ ने आप पर एफआईआर करवाई है। ठीक है, आप आए और कोऑपरेट करें, हम आपसे पूछताछ करेंगे। तो इस प्रकार से आपको थाना बुलाया जाता है, तब आप जाएंगे। ठीक है, जिन जिन के नाम होंगे, आप जिनको लेकर जाना चाहते हैं उनको ले जाएं। ठीक है, पहले आप उनसे पूछे कि सर, मेरी वाइफ ने मुझ पर क्या एलिगेशन लगाए। ऑफिसर कहेगा कि भैया आपकी वाइफ ने यह एलिगेशन लगाया कि आप अपनी वाइफ को मारते पीटते हैं। ठीक है, आपने जान से मारने की कोशिश की, या फिर आपने दहेज मांगा। इस प्रकार से एलिगेशन होंगे एफआईआर में। और भी एलिगेशन होते हैं कि भैया मेरा ससुर मुझे मारता है, मेरी सास मुझे ताना मारती है, दहेज कम लेकर आई, तू और लेकर आ दहेज, नहीं तो तेरे को जान से मार देंगे, मेरे बच्चे की दूसरी शादी करवा देंगे। तो इस प्रकार के एलिगेशन होते हैं। तो आप उनसे सारी बातें पूछ ले, क्या क्या एलिगेशन लगाए हैं आपकी वाइफ ने आप पर। मन अपना शांत रखें और 5 मिनट बाहर चले जाएं। पुलिस ऑफिसर को बोलो मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, 5 मिनट बाद मैं आता हूँ। आ जाएं, अपना दिमाग लगाएं। पहले सोचे, अगर आपने अपनी बीवी के साथ मारपीट की है, जान से मारने की कोशिश की है, तो आप उनसे पूछे कि अगर हमने ये सब कांड किया है तो मेरी वाइफ ने मेडिकल लगाया। आप आयु से पूछे, वो कहेगा नहीं लगाया। तो आप कैसे प्रूफ कर देंगे, आप कैसे मान लेंगे कि हमने उसको मारा, जान से मारने की कोशिश की? तो मेडिकल तो होता है। अगर वो कह देगा हाँ मेडिकल लगाया, तो आप उनको बोलना कि भैया मेडिकल तो फर्जी भी होते हैं, मेडिकल तो फर्जी भी होते हैं, 200 रुपये में तो मेडिकल बन जाते हैं। सर, आप समझदार आदमी हैं। ठीक है, हम अपनी वाइफ को रखना चाहते हैं, हमारी वाइफ किसी के इन्फ्लुएंस में आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से बातें करना है। आपको अपनी वाइफ की मैलिशियस इंटेंशन बतानी है कि आखिर आपकी वाइफ ने आप पर झूठी एफआईआर क्यों करवाई। आपको पुलिस ऑफिसर को रीजन बताना है, आखिर आपकी वाइफ ने आप पर झूठी एफआईआर क्यों करवाई। भैया शादी हुई, 2-3 साल शादी सही चली, और अचानक उसने आप पर एफआईआर करवा दी। तो वो पुलिस ऑफिसर जानना चाहता है भैया आपने ऐसा क्या किया कि आपकी वाइफ ने एफआईआर करवा दी। देखो, पुलिस वालों को तो कुछ पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है। अभी एफआईआर हुई है और आपको बुलाया है पुलिस स्टेशन में, तो आपको अपनी बात रखनी है। पहले मेडिकल के बारे में पूछना है, जो मैंने आपको बताया। सेकंड, पूछना है कि भैया मेरी वाइफ ने कोई सबूत लगाया ऐसा कि हमने भैया दहेज मांगा, और उसमें एफआईआर में मेंशन है कि हमने कब मांगा, टाइम डेट प्लेस मेंशन है कि हमने कब मांगा, कहाँ मांगा, फोन पर मांगा या फेस टू फेस मांगा या उनके घर जाके मांगा। तो इस प्रकार से चीज़ें बता सकते हैं आप पुलिस ऑफिसर को। तो भैया पुलिस वाला समझेगा ये तो भैया बंदा समझदार है। अगर मैंने इसके साथ कुछ मिसबिहेव किया या मैंने अपनी पावर का मिसयूज किया तो भैया मेरे को छोड़ेगा नहीं है, तो मुझे नौकरी से निकलवा देगा। तो इस प्रकार से आपको बात करनी है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दोस्तों, आपको पुलिस ऑफिसर के दिल और दिमाग में डर पैदा करना है। दोस्तों, डर तो सबको लगता है, मरने से भी लगता है, जेल जाने से भी लगता है, नौकरी निकालने जाने से भी लगता है। इसलिए आप डरे नहीं, शांति से बात करें, पुलिस ऑफिसर से आर्ग्यूमेंट करें, बहस नहीं आर्ग्यूमेंट, लॉजिकल बात बोले उसको। ठीक है, कि भैया कब मांगा दे, उसमें कुछ मेंशन है, हमें दिखाओ एफआईआर या एप्लीकेशन दिखाओ, तो उससे पूछो सारी चीज़ें। वो तो देगा नहीं, मना कर देगा। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। अगर भैया एफआईआर में ये बातें मेंशन है कि हमने भैया 20 लाख रुपए कैश दिए, ठीक है, और शादी में 10 लाख रुपए हमने खर्चा करा, 15 लाख की हमने कार दी, तो इस प्रकार से चीज़ें हैं। तो आप उनसे पूछना भैया बिल है, बिल दिए हैं मेरी वाइफ ने, 10 लाख शादी में खर्चा किया, 15 लाख की कार दी, तो कार किसके नाम है, ये सारी चीज़ें पूछना है। कि किस कब मांगा, कोई सबूत है उनके पास, माँ बाप को छोड़कर, पड़ोसी को छोड़कर। देखो, कोई भी क्राइम होता है, कोई भी ऑफेंस होता है, तो उसके आसपास लोगों को पता होता है ना भैया। अब और पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उस
जगह पर जाएगी जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है। तभी तो इन्वेस्टिगेशन होता है, तभी तो पूछताछ होगी क्या सच है क्या झूठ है। तो आप पुलिस ऑफिसर को बोल सकते हैं कि भैया आप हमारे घर आए, अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों से पूछे कि हमारा बिहेवियर कैसे है, हमने कैसे है, हमारी समाज में इज्जत है, मान सम्मान है, हमारा बैकग्राउंड क्रिमिनल है या नॉर्मल बैकग्राउंड है, हमारी गांव में कितनी इज्जत है। तो इस प्रकार से बोले कि सर आपका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, आप इन्वेस्टिगेशन करें, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से बातें करो। आपने जो भी अपनी वाइफ को सामान दिए हैं, ज्वेलरी दी है, गोल्ड दिया है, मोबाइल दिलवाए हैं, कपड़े दिलवाए हैं, शॉपिंग करवाई है, घूमने फिरने गए हैं, हनीमून मनाने गए हैं, जो भी फोटो है, वीडियो है, ऑडियो है, चीजें दो, आयोग को दिखाओ कि भैया हम क्यों दहेज मांगेंगे, हम तो पहले ही पैसे वाले हैं। दूसरी बात, मैं तो मेरी वाइफ को महंगा से महंगा सामान दिलवाया है, मोबाइल दिलवाया है, मैं अपने बीवी और बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं क्यों खराब करूंगा अपना घर, क्यों मैं दहेज मांगूंगा। दहेज लेना और देना जुर्म है, ये तो सबको पता है। तो मैं तो मेरी बीवी की कसम खाकर कह रहा हूँ, या मेरे माँ बाप की कसम खा के कह रहा हूँ, या मेरे बच्चे की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैंने 1 रुपया दहेज का नहीं मांगा। तो इस प्रकार से बातें करो, उस प्रकार से आपको आईओ को ना कन्विंस करना है। जी हाँ, देखो आईओ तो बात सुन भी सकता है और नहीं भी सुन सकता, क्योंकि अगर उसने पैसा खा लिया होगा तो आपकी बात नहीं सुनेगा, अगर वो ईमानदार होगा तो बात सुनेगा। दूसरी बात, अगर उस पर पॉलिटिकल प्रेशर होगा, डंडा होगा, तो भी वह इग्नोर करेगा आपकी बातों को। आईओ को बताना है कि भैया हमने कोई दहेज नहीं मांगा है, ये पहले से मैंने उनको सामान दिलवाए हैं, बिल दिखाओ, फोटो दिखाओ हनीमून की, जो भी चीजें हैं, मतलब एफआईआर हो गई ना, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो। तो एफआईआर होने के बाद 2 ऑप्शन होते हैं आईओ के पास, चार्जशीट का और फॉल्स रिपोर्ट का। तो आपको क्या करवानी है, फॉल्स रिपोर्ट डलवानी है। जी हाँ, मेंटली प्रेशर डालकर आईओ पर, मेंटली प्रेशर डालकर फॉल्स रिपोर्ट डलवानी है। चार्जशीट कोर्ट में पेश नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। अगर फॉल्स रिपोर्ट डाल दी तो आपका केस ही खत्म हो जाएगा। अगर आईओ भैया आनाकानी कर रहा है, उसने पैसे खा लिए या फिर पॉलिटिकल डंडा है उस पर, तो आप उसके सीनियर अथॉरिटी से बात करो, उसके मालिक से बात करो, एसपी से। एसपी भैया डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, उसके पास बहुत पावर होती है। आप सारी चीजें रिटर्न में दो, एप्लीकेशन दो, बातचीत करो, ईमेल करो, बाई पोस्ट, बाई रजिस्टर्ड पोस्ट, उसको सारी डॉक्यूमेंट्स भेजो एसपी को और आईओ को। ये चीजें करो और एफआईआर लगवाने की पूरी कोशिश करो, जी जान लगा दो अपने केस के अंदर। देखो चार्जशीट कोर्ट में पेश हो गई तो ट्रायल फेस करना पड़ेगा, ट्रायल चलता है, मैटर कोर्ट में चला जाता है, या फिर चार्ज फ्रेम लगते हैं, उस दौरान आप डिस्चार्ज में जा सकते हो। लेकिन हमें तो कोर्ट में चार्जशीट पेश ही नहीं होने देनी है ना, हमें तो अपना सबूत दिखाना है, एविडेंस दिखाना है। अगर आयु सुनवाई नहीं, आला कमान अधिकारी से बात करनी है, एसपी से बात करनी है। मेरे दोस्तों, अगर आपको कानूनी नॉलेज होगी तो तभी तो आप बोल पाओगे आईओ के सामने, एसपी के सामने। जब आपको नॉलेज ही नहीं है कैसे बात करनी है, ठीक है, कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या कानून है, तो कैसे बोल पाओगे, आप हार जाओगे, डर जाओगे आप। इसलिए आप हमारा वीडियो देखा करें, इसलिए आप हमारा वीडियो देखा करें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आपको मेंटली प्रेशर बनाकर आईओ पर, एसपी पर तो भैया फॉल्स रिपोर्ट डलवानी है। जी हाँ, फॉल्स रिपोर्ट डलवानी है। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। अगर भैया आईओ, एसपी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, फिर भी लिपापोती करके फर्जी चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में पेश कर दी, तो अब क्या किया जाए। अब भैया जैसी चार्जशीट कोर्ट में पेश होती है, आपके पास समन आएगा, समन जैसे ही आएगा तो आपको पेश होना पड़ेगा। आप अपने एडवोकेट के पास जाएंगे तो वहां पर ट्रायल चलेगा, चार्ज फ्रेमिंग की जाएगी। तो उस ट्रायल में आप अपनी चीजें रख सकते हैं, जैसे भी जो भी आपके पास एविडेंस है, विटनेसेस है, जो भी बिल है, और आप सामने वाली पार्टी का क्रॉस कर सकते हैं। जो एडवोकेट है वो क्रॉस करेगा सामने वाली पार्टी का, कमियां बताएगा एफआईआर में, चार्जशीट में, इन्वेस्टिगेशन को चैलेंज करेगा। इस प्रकार से कमियां निकालकर आप जल्दी से जल्दी केस जीत सकते हैं। तो ये होती है दूसरी कंडीशन। इस प्रकार से आप केस जल्दी जल्दी खत्म करवा सकते हैं। आप चार्ज फ्रेमिंग के दौरान भी चीजें रख सकते हैं, या डिस्चार्ज पिटीशन में भी जा सकते हैं। 90 डेज के अंदर डिस्चार्ज में जा सकते हैं। तो ये आपके पास पावर होती है कि आप डिस्चार्ज में भी जा सकते हैं, और वहां पे आपके पास कोई भी सबूत है, विटनेस है, ठीक है, उनको लगाओ। और जो भी आपके पड़ोस में है, जो भी आपके पड़ोसी है, ठीक है, आपके दोस्त है, आपके रिश्तेदार है, उनको बनाओ गवाह, उनकी गवाही करवाओ। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके घर में कोई बहू है, भाभी है, ठीक है, छोटे भाई की वाइफ है, तो उनके जो घर वाले हैं उनकी गवाही करवाओ। और आपके जो छोटे भाई की वाइफ है, या फिर आपकी जो भाभी है, घर में कोई भी बहू है, उसकी गवाही करवाओ
कि भैया ये खानदान अच्छा है, आज मैं भी इस घर की बहू हूँ, आज से मेरे से तो कोई डिमांड नहीं की गई, ना मेरे साथ मारपीट की गई, ये एक्चुअली ये लड़की खराब है, ठीक है, इसके माँ बाप इसको बहकाते हैं, इस प्रकार से वो मेलिसियस इंटेंशन बताएगी कि भैया ये पैसा ऐंठना चाहती है, शादी इन्होंने इसलिए की कि ये पैसा ऐंठ सके, ठीक है, इस प्रकार से गवाही दे देगी। अगर आपकी घर की जो बहू है, भाभी है, या फिर उनके घर वाले हैं, वो गवाही दे देंगे आपकी फेवर में, तो भैया केस मजबूत होगा आपकी फेवर में और आप केस जीत जाओगे। और इनकी गवाही आप पुलिस स्टेशन में एसपी के सामने भी करवा सकते हो। सामने वाली पार्टी ने हम पर एफआईआर करवा दी, केस कर दिया, लेकिन अब हमें प्रूफ करना है, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ तो सामने वाली पार्टी पे होता है, विक्टिम पर होता है, लेकिन हमें जल्दी जल्दी प्रूफ करना है, क्योंकि भैया हमें अपना टाइम, पैसा, मेंटल हेल्थ और जवानी बचानी है, ठीक है। हमें तो केस नहीं लड़ना है, झूठा केस नहीं लड़ना है। आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, आप अपने वकील पर ही विश्वास करते रहोगे, तो आप केस हार जाओगे, समझ रहे हो, आपका केस ही लंबा चलेगा। आपको यही नहीं पता आपके केस में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, हो रहा है, ठीक है, डेट आ रही है, आप जा रहे हो, कभी नहीं जा रहे, वकील साहब कह रहे हैं ठीक है लंबी डेट खींच देंगे, ये कर देंगे, तो ऐसा क्या मैटर सॉर्ट आउट होता है क्या? आपका केस है, आपकी जिंदगी, आपको इंटरेस्ट लेना है केस के अंदर। तो इस प्रकार से जब आप ये चीजें करोगे तभी आपका केस जल्दी से जल्दी खत्म होगा, ठीक है। दूसरी बात और बताता हूं माय डियर, अगर आपके पास भैया सॉलिड एविडेंस है, ठीक है, विटनेस है, प्रूफ है, और एफआईआर में आपने कमियां पकड़ ली है, उसमें टाइम, डेट, प्लेस मेंशन नहीं है, स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, ओनली जनरल एलिगेशन है, कॉमन एलिगेशन है भैया, बेफालतू की बातें हैं उसमें, और ठीक है, ना उसने कोई मेडिकल लगाया, और आपको पता है वो सामने वाली पार्टी के पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई गवाह नहीं होने के पास, और कमजोर पार्टी है, ठीक है, तो भैया आप सीधा हाई कोर्ट में जा सकते हो। पहला जो कानून था सीआरपीसी 482 के तहत आप सीधे हाई कोर्ट में जा सकते थे एफआईआर को क्वाश करने। अब नया कानून आ गया है, अब सेक्शन यूज करोगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 528। जी हाँ, सीधे हाई कोर्ट में जाना है, जो भी विटनेस है, एविडेंस है, गवाह है, मजबूती से अपना पक्ष रखना है, एक अच्छे से एडवोकेट को हायर करना है, उस एफआईआर को खत्म करवाना है, क्वाश करवाना है जल्दी से जल्दी, समझ रहे हो, फिर ठोक देना मानहानि का केस, सब होता है, जब एक्विटल हो जाओगे तभी कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।